नमस्ते, मैं राजीव कुमार स्वामी और आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। और आज अपन जो अपना पहला चैप्टर था मानव भूगोल का, उसमें और आगे बढ़ते हैं। पहले अपन ने पहला वो पढ़ा था मानव भूगोल की परिभाषा, ठीक है, और उसका अर्थ, ठीक है। उसके बाद में मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये पहले वीडियो में रही थी। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था जो 3 विचारधाराएं थी, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद और संभववाद। अब आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों की बात करते हैं। तो मानव भूगोल की अपन बात करें, जैसे कि आपने देखा है या मानव जीवन के सभी तत्व अथवा अंतराल जिसके अंतर्गत वे गठित होते हैं के मध्य जो होता है संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। तो मानव भूगोल है वो क्या करती है कि मानव जीवन के जो सभी तत्व हैं तथा जो अंतराल हैं, उन अंतरालों में जो घटनाएं घटित होती हैं या उनके मध्य जो संबंध है, इन संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। कौन करती है? मानव भूगोल करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो अत्यधिक क्या है, अंतर विषयक है, यानी बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की जो क्रियाकलापों की अगर अपन बात करें तो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वो बहुत ही ज़्यादा या ठीक है। तो इस वजह से मनुष्य के अध्ययन में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जो मानवीय तत्व हैं उनको समझना व उनकी व्याख्या करने के लिए जो है मानव भूगोल जो है वो क्या करता है, सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकास करती है, अंतरापृष्ठ विकसित करती है। क्यों करती है, क्या ज़रूरत है? तो भाई ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है कि मानव भूगोल है वो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, किस पर का अध्ययन करती है या किस पर अध्ययन करती है? मानव पे अध्ययन करती है, ठीक है। अब मानव पर अध्ययन करेगी तो मानव पर जब अध्ययन करती है तो मानव की बहुत सी चीज़ें जो इसमें हैं वो शामिल होंगी। आ रहा है समझ में? हाँ, तो क्या बहुत सी चीज़ें जो हैं क्या होंगी, शामिल होंगी। क्या शामिल होंगी भाई? अपन मानव की बात करें तो मानव की देखो अपनी आर्थिक क्रियाएं भी हैं, सामाजिक क्रियाएं भी हैं, है कि नहीं? ठीक है, राजनीतिक क्रियाएं भी हैं। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सी चीज़ें, मानव का अपना इतिहास भी है कि नहीं? मानव की जो है अपनी राजनीति है, अपनी अर्थव्यवस्था है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो करना ये पड़ेगा कि मानव भूगोल को जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा। भाई इतिहास की जानकारी, राजनीति की जानकारी, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? हमें इतिहास में ढूंढनी पड़ेंगी। मानव का अतीत है वो कहाँ मिलेगा? इतिहास में मिलेगा। मानव की राजनीति कहाँ मिलेगी? राजनीति विज्ञान में मिलेगी। मानव की अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएँ कहाँ मिलेंगी? अर्थशास्त्र में मिलेंगी, ठीक है। समाज के बारे में समाजशास्त्र में मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनके साथ इसका जो संबंध है वो क्या होता है? घनिष्ठ होता है, ठीक है। उनका सहयोग लेना पड़ता है। मानव भूगोल के अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक विज्ञानों का संबंध हो, सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान हो, क्योंकि हम उसी आधार पर मानव और मानव के बारे में बात जो है बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अतीत की घटनाओं की बात करें तो वो तो हमें कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इतिहास से मिलेगी ना, तो उसी प्रकार से सभी क्रियाएं यहाँ पर शामिल हैं। ज्ञान के विस्तार के साथ साथ नए उपक्षेत्रों का विकास भी होता है। अब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे नए उपक्षेत्र भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आवश्यकता बढ़ने लग जाती है। भाई शुरुआत में मनुष्य जो था, अगर आदि मानव की अगर अपन बात करें तो आदि मानव का अध्ययन और आज के आधुनिक मानव के अध्ययन की, दोनों की अगर अपन बात करें तो आप देखोगे कि जो आदि मानव था, आदि मानव के पास इतना ज़्यादा जो है था नहीं। क्या नहीं था? क्यों क्या नहीं था? ये नहीं कि वो क्या था, पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं उन से ही वो अपना जीवन चलाता था। लेकिन आज के आधुनिक मानव की बात करें तो आज के आधुनिक मानव के पास बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। भाई व्यवसाय हो गए,
कृषि, जैसे व्यवसाय में क्या होगा, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जो आपके तृतीय व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है, पंचम व्यवसाय है, ठीक है। आज के मानव की लाइफस्टाइल है वो जो है आदि मानव से अलग है, ठीक है। ज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आधुनिक मानव है उसके पास विकल्प बहुत ज़्यादा हो गए। तो मानव का अध्ययन तो हम जो है मानव भूगोल करता ही है। अब मानव भूगोल उसका अध्ययन करता है तो मानव भूगोल क्या करेगा, मानव के सभी पहलुओं का या सभी पक्षों का अध्ययन करेगा। तो उपक्षेत्र बढ़ेगी नहीं बढ़े, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है नए नए उपक्षेत्रों का जो विकास है वो मानव भूगोल में लगातार होता जा रहा है। मानव भूगोल के साथ ऐसा भी हुआ है, आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों उपक्षेत्रों का परीक्षण करते हैं। तो मानव भूगोल के बारे में हम जानते हैं और कौन कौन से इसके उपक्षेत्र हैं, कौन से इसके क्षेत्र हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मानव भूगोल की वृहद जो अवस्थाएं रही हैं और इसके प्रणोद रहे हैं, यानी मानव भूगोल जो है उसके विकास के बारे में अपन कुछ बातें करते हैं। किस प्रकार से नई नई चीज़ों का जो है इसके अंदर जुड़ती चली गई, कैसे जुड़ती चली गई, और आज का जो मानव भूगोल है वो कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पर आपको इंडेक्स दिख रही है जिसके अंदर 3 कॉलम है। पहला कॉलम आपका है समय अवधि का, दूसरा आपका है उपागम का, और तीसरा आपका है वृहद लक्षण का, ठीक है। तो सबसे पहले समय की अवधि की बात करें, प्रारंभिक उपनिवेश युग में, यानी जब उपनिवेश युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है, यानी प्रारंभ हुआ था, उस समय की बात है। इस समय जो है अन्वेषण और विवरण जो है उनका जो है प्रभाव बढ़ा था, यानी नई नई खोजें जो हैं वो ज़्यादा होने चली, ठीक है। अब इसमें क्या था कि क्या हुआ था कि साम्राज्य और जो व्यापारिक जो रुचियाँ हैं उनके नए क्षेत्रों में खोज व अन्वेषणों को प्रोत्साहन किया गया। क्योंकि उस समय जो था, जैसे इंग्लैंड या यूरोपियन देशों की बात करें जिन्होंने विश्व पर राज किया, जैसे ब्रिटेन था, इसमें आपका फ्रांस था, डच, ठीक है, हॉलैंड था, ठीक है, स्पेन था। तो ये लोग जो है इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और दूसरा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की, ठीक है, नए नए अन्वेषण किए, ठीक है, यानी हर एक जगह की जो है वो खोज की गई, उसका रास्ता पता किया गया और उस देश में जाकर व्यापार किया गया और उसको फिर जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं या जो चीज़ें हैं वो इस समय हुई थी। क्षेत्र का जो है विश्व ज्ञानकोशीय जो विवरण है वो भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। अब इससे पहले जो था कि उपनिवेश काल के प्रारंभ से पहले की अगर अपन बात करें तो उस समय लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, लोग नहीं जानते थे कि विश्व में कितने देश हैं, कितना बड़ा जो है वो क्षेत्र है, कितने महाद्वीप हैं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, ठीक है। तो इन खोजकर्ताओं के साथ या अन्वेषण तो जो भूगोलवेत्ता आए उन भूगोलवेत्ताओं ने इन चीज़ों का वर्णन किया, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान में क्या हुई, वृद्धि हुई, लोगों को पता चला कि जो देश हैं वो बहुत हैं, महाद्वीप हैं वो 7 हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अन्वेषण के दौरान ही पता चला और फिर उन्हीं अन्वेषणों का विवरण दिया गया, ठीक है, यानी उनको लिखित में रख लिया गया ताकि भविष्य में ये ज्ञान जो है वो काम आए। उसके बाद में दूसरे समय अवधि आपकी आती है उत्तर उपनिवेश युग, ठीक है। इसमें जो है प्रादेशिक संश्लेषण की जो है वो शुरुआत हुई। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत ये था कि सभी प्रदेश जो हैं वो पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। यानी इस समय जो था उत्तर औपनिवेशिक काल में जो है प्रादेशिक विश्लेषण शुरू हुए, यानी प्रदेशों का अध्ययन शुरू हुआ और इसमें जो है प्रदेशों का अध्ययन है वो विस्तार पूर्वक किया गया, सभी पक्षों का, सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस समय लोगों का मानना ये था कि हम अगर प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो प्रदेश किससे जुड़ा हुआ है या किसका भाग है? भाई प्रदेश पृथ्वी के भाग है।
ठीक है। हम अगर प्रदेशों का अच्छे से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हम पृथ्वी का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। भाई सभी प्रदेशों का अध्ययन एक साथ कर लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल की राजस्थान के अंदर कितने ज़िले हैं, 50, तो इन 50 ज़िलों का अलग अलग अध्ययन किया जाए वर्तमान में, ठीक है। तो इनका अलग अलग अध्ययन किया जाए और इन सभी अध्ययनों को आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, यानी मिक्स कर दिया जाए, तो किसका अध्ययन हुआ, किसका अध्ययन हो गया, राजस्थान का अध्ययन हो गया। एग्जाम्पल दूसरा है कि यहाँ पर देखें तो जैसे मान लो सीकर की बात करें तो सीकर में जो तहसील हैं, ठीक है, उन अलग अलग तहसीलों की, जैसे फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, ठीक है, रामगढ़, दाता रामगढ़ है, ठीक है, आपकी रिंगस है, श्री माधोपुर है, खंडेला है, ठीक है, सीकर, धोद, ठीक है। तो इन सभी का अलग अलग अध्ययन पहले किया गया, यानी एक प्रदेश के आधार पे हो गया। भाई लक्ष्मणगढ़ वालों ने लक्ष्मणगढ़ का अध्ययन किया, फतेहपुर वालों ने फतेहपुर, दातारामगढ़ वालों ने दाताराम, धोद वालों ने धोद का। तो इस प्रकार से श्री माधोपुर वालों ने श्री माधोपुर का, नीम का थाने वालों ने नीम का थाने का, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन किया और फिर उन सभी अध्ययनों को एक बुक के अंदर शामिल कर दिया गया। तो किसका अध्ययन हुआ, किसका अध्ययन हुआ, सीकर का अध्ययन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सीकर जैसे जो ज़िले हैं, जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, जितने भी ज़िले हैं उन सब का अध्ययन किया गया, उनको एक जगह कर दो, किसका अध्ययन हो गया, राजस्थान का। फिर जितने भी स्टेट जो थे उनके अध्ययन को एक जगह कर दो, किसका हो गया, भारत का हो गया। फिर देशों का अध्ययन जो है उनको सबको एक जगह कर दो, किसका हो गया, एशिया का हो गया, ठीक है। फिर जितने भी महाद्वीप हैं उन सब के अध्ययन को एक जगह कर दो, किसका अध्ययन हो गया, विश्व का अध्ययन हो गया। तो इस प्रकार से जो है इस पर जोर दिया गया ताकि प्रदेशों का जो है के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो और इस ज़्यादा जानकारी से पृथ्वी को समझने में और ज़्यादा सहायता मिले। नंबर 3 आपका आता है युद्ध के बाद 1930 का दशक, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में जो है क्षेत्रीय विभेदन जो है उपागम उसकी जो है शुरुआत हुई, यानी अस्तित्व में आया। इसमें एक प्रदेश व अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है ये समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया गया था, ठीक है। तो पहले में जो है प्रादेशिक जो है प्रदेश का अध्ययन किया गया, ठीक है, प्रादेशिक विश्लेषण किया गया। अब दूसरे 1930 के अंदर जो आया था वो था क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन क्या हो गया, इसमें ये मान के चला कि हमने प्रदेशों का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के समान है या नहीं है, अलग अलग है या सेम है, तो इनके बारे में पता करने के लिए क्या किया गया, दो प्रदेशों के बीच में जो तुलना है वो की गई, ठीक है। और तुलना से ये पता हुआ कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न है। अब भिन्न क्यों है इसके बारे में भी क्षेत्रीय विभेदन से जो है जानकारी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से जो है हम प्रदेशों के बीच में जो असमानता है उस असमानता को समझने में कामयाब हुए। उसके बाद में आपका आता है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत, यानी 1950 से 1960 के बीच का जो समय है, इसमें स्थानीय संगठन जो है उपागम आया। और इस उपागम में क्या था कि कंप्यूटर और परिष्कृत जो है सांख्यिकी विधियां हैं उनके प्रयोग के लिए एक विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिक नियमों का अनुप्रयोग किया गया था। यानी इस टाइम पे क्या हुआ था कि कंप्यूटर से संबंधित या संशोधित चीज़ें जो है वो उनके अध्ययन उस में जो है अध्ययन में शामिल किया गया, चाहे इसमें या और ये जो अध्ययन में जो विधियां शामिल की गई थी ये या तो कंप्यूटरीकृत थी या सांख्यिकी पर आधारित थी, जिसमें क्या है गलती की संभावना न के बराबर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो भौतिक नियम है उन भौतिक नियमों को भी जो है इसमें शामिल किया गया, उनका भी प्रयोग किया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और इस प्रवस्था में विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और मानचित्रों का विकास हुआ क्योंकि मानचित्र जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है भूगोल के अध्ययन में, चाहे वो आप फिजिकल का अध्ययन करें चाहे आप मानव भूगोल का अध्ययन करें, ठीक है। भूगोल के अध्ययन में मानचित्र का अपना एक योगदान होता है, क्योंकि मानचित्र जो होता है ना, जैसे आपने सुना होगा ना, एक लोकोक्ति है जो है गागर में सागर भरना, ठीक है। तो मानचित्र उसी प्रकार से हैं,
ठीक है। मनुष्य जो है मतलब मानचित्र की बात करें तो मानचित्र जो है गागर में सागर ही है, यानी मानचित्र में जो है बहुत ही कम शब्दों में बहुत सी चीज़ों को जो है डिफ़ाइन किया जा सकता है, ठीक है, उनको प्रदर्शित किया जा सकता है, उनके बारे में जानकारियाँ जो है वो डाली जा सकती हैं मानचित्र में, यानी ज़्यादा लिखने का झंझट ही नहीं है, सब कुछ उस मानचित्र में आ जाएगा कम शब्दों में सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है वो बढ़ा। इसके बाद में 1970 का दशक आता है, तो 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं आई, ये आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट है, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराएं आई थी, कितनी विचारधाराएं आई थी, तो भाई 3 विचारधारा आई थी। 1970 के दशक में कितनी आई थी, 3 विचारधाराएं आई थी, ठीक है। कौन सी आई थी, पहली थी आपकी मानवतावादी, दूसरी आपकी है आमूलवादी, और तीसरी आपकी है व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ था। तो तीन विचारधाराओं का उदय हुआ। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो मानवतावादी और आमूलवादी और व्यवहारवादी, ये 3 विचारधाराएं का उदय हुआ था। कब हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। उस समय क्या था कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूपों से भूगोल के अध्ययन के चलते से मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। यानी 1970 से पहले क्या था, मात्रात्मक क्रांति का जो प्रभाव था वो भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और साथ असंतुष्टि थी, और इसके अलावा अमानवीय जो रूप है उसमें उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव उनका उस समय रहा था। तो इन दोनों ही चीज़ों से परेशान होकर, ठीक है, भूगोल के अध्ययन में नई 3 विचारधाराओं का उदय हुआ, ठीक है। 3 विचारधारा मानवतावादी है, आमूलवादी है और व्यवहारवादी है। इन विचारधाराओं के उद्भव से मानव भूगोल जो है उसके सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बन गया, ठीक है। यानी इन विचारधाराओं की वजह से सामाजिक और राजनीतिक जो अवस्थाएँ हैं या प्रवस्थाएँ हैं वो यथार्थ बन गई, ठीक है, यानी वास्तविक बन गई, क्योंकि ये विचारधाराएं जो है इन्हीं चीज़ों को फोकस करती थी। इसमें मेन चीज़ जो थी, देखो मानवतावादी इसमें क्या मेन था कि मानव कल्याण से जुड़ी हुई थी, यानी ये मानव कल्याण के बारे में अध्ययन करती थी या अध्ययन पर जोर देती थी। आमूलवादी जो विचारधारा थी वो विचारधारा जो है वो कार्ल मार्क्स जो है, जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके जो है प्रतिपादक हैं। तो उन्हीं कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आमूलवादी विचारधारा है उसकी शुरुआत हुई, और इन्होंने क्या किया, निर्धनता को महत्वपूर्ण माना, यानी निर्धनता जो है उसके आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी निर्धनता को दूर करने के प्रयास करने जाने चाहिए, ठीक है। अब निर्धनता दूर होगी तो जाहिर सी बात है मानव कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी व्यवहारवादी थी, तो इसमें जो है व्यवहारिक ज्ञान का जो है वो महत्वपूर्ण भाग रहा, ठीक है। तो इन तीनों ही विचारधाराओं ने भूगोल के क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र में एक, कहने का मतलब क्या है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है वो लाकर रख दिया, और इससे जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिला, ठीक है, यानी भूगोल के अध्ययन में, ठीक है, अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला, ठीक है। लोग इस चीज़ जो है वो समझने लग गए, ठीक है। इसके अलावा इससे ऊपर अपन ने जो पिछला वाला जो वीडियो पढ़ा था तो उसके अंदर इन तीनों ही विचारधाराओं के बारे में एक बॉक्स में जो है अच्छे से दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और अपने शब्दों में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपकी आती है 1990 का दशक जो था उसमें, तो 1990 के दशक में भूगोल में जो है उत्तर आधुनिकवाद की जो है वो शुरुआत हुई, और इसमें जो है वृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों को जो है प्रतिजाय पर प्रश्न उठने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वृहद जो सामान्यीकरण है तथा मानवीय जो दशाएं हैं उनकी व्याख्या करने वाले जो वैश्विक जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पर अब प्रश्न उठना शुरू हो गए। क्या उठना शुरू हो गए? प्रश्न उठना शुरू हो गए।
और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ में महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये हुआ कि वैश्विक स्तर पर आप अगर मान लो किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हो, तो वो अध्ययन क्या सही होगा, क्या उसमें त्रुटि की संभावना कम होगी, या उसमें वो त्रुटि रहित होगा? तो ऐसा संभव नहीं है। अगर विश्व के संदर्भ में अगर अपन एक साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं या अध्ययन अपन करते हैं विश्व के संदर्भ में, तो उसमें त्रुटि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि विश्व बहुत बड़ा है, ठीक है, और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र का हम एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं है। तो कमियां जो है वो रहेंगी, और जब कमियां रहेंगी तो आपको पता है कि क्वेश्चन जो प्रश्न है वो उठेंगे। ठीक है, यानी उन चीज़ों की आलोचना जो है वो स्वाभाविक होगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें जो है वो रही। और साथ ही साथ इसमें क्या, स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। यानी जो किस चीज़ पे दिया, यानी जो स्थानीय जो है, यानी जिस क्षेत्र में हम हैं वो स्थानीय है। ठीक है, तो उस चीज़ का अध्ययन जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ का अगर अपन अध्ययन पर जोर देंगे तो उन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझ सकेंगे, और इस आधार पर जो अध्ययन जो होगा वो अध्ययन क्या होगा, त्रुटि रहित होगा। ठीक है, या उसमें त्रुटियां हैं वो न के बराबर रहेंगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उत्तर आधुनिकवाद भूगोल में। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब इसमें एक और चीज़ जो है हमारे यहाँ मोस्ट आ जाती है, वो चीज़ आपकी है ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और सारणी दिख रही है जिसमें मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोग में जो है अनुशासन। ठीक है, तो मानव भूगोल के साथ जो है कौन कौन से मतलब क्षेत्र हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर इस सारणी में दिया गया है। इसमें 3 कॉलम आपके दिए हुए हैं। पहला कॉलम है मानव भूगोल के क्षेत्र, दूसरा है मानव भूगोल के उप क्षेत्र, हालांकि लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ उप क्षेत्र लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपका हो जाएगा मानव भूगोल के उप क्षेत्र। तीसरा है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ। ठीक है, तो ये आपके 3 है। तो पहले अपन बात करते हैं, पहले मानव भूगोल का जो क्षेत्र है पहला, वो है सामाजिक भूगोल। ठीक है, सामाजिक भूगोल की बात करें तो सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र कितने हैं? तो सबसे पहले आपका है व्यवहारवादी भूगोल। ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल जो है वो है। तो यहाँ पर उप क्षेत्र में जो आप देख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र। ठीक है भाई, सामाजिक विज्ञान जो है वो किससे, कौन से सामाजिक विज्ञान से अपना संबंध रखती है? तो सामाजिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र से रखती है। ठीक है, दूसरा व्यवहारवादी भूगोल है, तो व्यवहारवादी भूगोल है वो मनोविज्ञान से संबंधित है, यानी मनोविज्ञान से संबंध रखता है। सामाजिक कल्याण का भूगोल है वो कल्याण अर्थशास्त्र से जो है संबंध है वो रखता है। उसके बाद में अवकाश भूगोल है, ये भी आपकी समाजशास्त्र से संबंध रखती है। लिंग भूगोल है, ये समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन आदि से संबंध रखती है। ऐतिहासिक भूगोल है, इसका संबंध इतिहास से है। उसके बाद में चिकित्सक भूगोल, इसका जो संबंध है वो महामारी विज्ञान से है। तो ये आपके सामने थे सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र। बहुत ही मोस्ट हैं ये वाला जो है ना, क्षेत्र और उप क्षेत्र बहुत मोस्ट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही है, हर एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, अब नगरीय भूगोल की बात करें तो नगरीय भूगोल की कोई उपक्षेत्र जो है वो नहीं है, और नगरीय भूगोल है वो नगरों के अध्ययन और नगर नियोजन से जो है वो रिलेटेड है। नंबर 3 पे आपकी आती है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल है, इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। राजनीतिक भूगोल का संबंध है वो राजनीतिक विज्ञान से है। ठीक है, निर्वाचन भूगोल है, तो निर्वाचन भूगोल का भी संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। उसके बाद में आता है सैन्य भूगोल। तो सैन्य भूगोल का संबंध है वो सैन्य विज्ञान से है। ठीक है, तो ये आपके 2 उपक्षेत्र किसके हो गए? राजनीतिक भूगोल के हो गए। कितने? 2। कौन से? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। सामाजिक भूगोल के कितने थे? 7। कौन कौन से? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सक भूगोल। ये किसके हैं? 7 सामाजिक के। नगरीय भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है।
राजनीतिक भूगोल का 2 उपक्षेत्र हैं। जनसंख्या भूगोल है, इसके कोई भी उपक्षेत्र नहीं है, और जनसंख्या भूगोल है उसका संबंध जनांकी से है। ठीक है। अवकाश भूगोल का संबंध आवास भूगोल का, तो आवास भूगोल का भी कोई उपक्षेत्र है वो नहीं है। इसमें इसका संबंध है वो नगरीय और ग्रामीण नियोजन से है। ठीक है। उसके बाद में आता है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं, तो इसके कितने 6 हैं। तो सबसे पहले तो आर्थिक भूगोल का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से है। तो अर्थशास्त्र से संबंध है आर्थिक भूगोल का। अब इसके उपक्षेत्रों की बात कर लें। संसाधन भूगोल, ये संसाधन अर्थशास्त्र से इसका संबंध है। कृषि भूगोल, इसका संबंध कृषि विज्ञान से है। उद्योग भूगोल, इसका जो संबंध है वो औद्योगिक भूगोल से है। इसको आप औद्योगिक भूगोल भी कह सकते हैं। उद्योग भूगोल की जगह आप औद्योगिक भूगोल भी कह सकते हैं। तो औद्योगिक अर्थशास्त्र से। विपणन भूगोल का जो संबंध है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य से। विपणन का मतलब होता है व्यापार। ठीक है। तो व्यापार भूगोल। ठीक है। उसके बाद में आता है पर्यटन भूगोल। तो पर्यटन भूगोल का संबंध है वो पर्यटन और यातायात प्रबंधन से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो इस प्रकार आपके भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र जो हैं वो आपके दिए हुए हैं। इनको आपको याद रखना है। पहले चैप्टर के अंदर आपकी यही चीज़ें जो हैं वो मोस्ट होने वाली हैं, जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पुटअप होती हैं। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी आपका कमेंट रहेगा या आपकी जो समस्या रहेगी उसका मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो है वो इस वीडियो में मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है। वो आपको खुद करने होंगे। उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकती हैं। वो जो है क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको बता दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।